राजनीति की बिसात पर कुछ फैसले सिर्फ मोहरे बदलने के लिए नहीं होते, बल्कि पूरी की पूरी बाजी पलटने के लिए होते हैं। ये महज एक घोषणा नहीं होती, ये एक ऐलाने जंग होता है। कल तक जो जमीन किसी का गढ़ मानी जाती थी, आज उसी गढ़ की नींव में एक नया पत्थर रख दिया गया है और इस पत्थर पर नाम किसी और का लिखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। वो गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि है, उनकी राजनीतिक प्रयोगशाला है और उनका अजय किला माना जाता है। लेकिन शनिवार को उस किले की एक दीवार पर एक ऐसा नाम लिखा गया जिसने दिल्ली में बैठे सम्राट के लिए एक सीधी और स्पष्ट चुनौती पेश कर दी है। दरअसल दर्शकों, खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात इकाई के नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा कर दी है और नाम है जगदीश विश्वकर्मा। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि वे निर्विरोध चुने गए हैं, कि वे एक जमीनी कार्यकर्ता हैं। यह भाजपा में ही संभव है, जहां एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता शिखर तक पहुंच सकता है। लेकिन राजनीति जो दिखती है वो होती नहीं, और जो होती है वो अक्सर परतों के नीचे छिपी होती है। और आज हम उन्हीं परतों को खोलने जा रहे हैं, क्योंकि जगदीश विश्वकर्मा का अध्यक्ष बनना, सीआर पाटिल का हटना, ये सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है। ये गुजरात की राजनीति में मोदी युग के पन्नों का पलटना और शाह युग के एक नए अध्याय का पूरी ताकत से लिखा जाना है। ये वो क्षण है जहां शिष्य ने गुरु के आखिरी गढ़ पर भी अपना झंडा गाड़ दिया है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। गुजरात की राजनीति में हमेशा दो ध्रुव रहे हैं, जो दिखते तो साथ थे लेकिन जिनकी अपनी अपनी कक्षाएं थी। एक नरेंद्र मोदी और दूसरे उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार अमित शाह। जब 2014 में मोदी जी दिल्ली आए तो उन्होंने गुजरात की गद्दी अपनी सबसे वफादार आनंदीबेन पटेल को सौंपी। अमित शाह भी दिल्ली आए, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा गुजरात में रही। वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन शायद मोदी जी उनकी आक्रामकता और असीम महत्वाकांक्षा को दिल्ली में अपनी नजरों के सामने रखना ज्यादा सुरक्षित समझते थे। दिल्ली में अमित शाह का कद बढ़ता गया। वे पार्टी के अध्यक्ष बने, देश के गृह मंत्री भी बने, भाजपा के चाणक्य भी कहलाए। लेकिन गुजरात उनका अपना घर उनकी पकड़ से दूर रहा। वहां आनंदीबेन पटेल और बाद में सीआर पाटिल जैसे नेताओं का दबदबा रहा, जिन्हें सीधे तौर पर मोदी जी का संरक्षण प्राप्त था। ये वो गुट था जिसने अमित शाह के समर्थकों को गुजरात की सत्ता और संगठन में कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कहानियां तो गुजरात के राजनीतिक गलियारों में आम है। एक कहानी जो मुझे बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने बताई, वो इस तनाव को साफ दर्शाती है। जब विजय रूपाणी मुख्यमंत्री पद से हट चुके थे तो वे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से मिलने गए। कहते हैं कि उन्हें 30 से 40 मिनट बाहर इंतजार करना पड़ा। इससे वो बेहद नाराज हुए। जब उन्होंने पाटिल से अपनी नाराजगी जाहिर की तो पाटिल का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कथित तौर पर कहा, आप तो अमित जी से मिलने के लिए घंटों खड़े रहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 40 मिनट ही हुए हैं। यह एक छोटी सी घटना बताती है कि गुजरात बीजेपी में दरारें कितनी गहरी थी। एक तरफ मोदी के वफादार थे और दूसरी तरफ शाह के समर्थक, जो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका अब आ गया है। सीआर पाटिल का 3 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ और अब उन्हें दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय देकर गुजरात की राजनीति से मानो विदा कर दिया गया। आनंदीबेन पटेल गवर्नर के तौर पर सक्रिय हैं, लेकिन गुजरात की पकड़ अब उनके हाथ से भी फिसल चुकी है। और इस शून्य को भरने के लिए जो नाम सामने आया है वो है जगदीश विश्वकर्मा। वो कोई साधारण विधायक नहीं है। 52 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा अहमदाबाद की निकोल सीट से 3 बार के विधायक हैं। वे ओबीसी समुदाय से भी आते हैं, जिस पर उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वे अमित शाह के आंख, नाक और कान हैं। वे शाह के सबसे करीबी और कट्टर समर्थकों में से एक माने जाते हैं। उनका अध्यक्ष बनना इस बात का सीधा संकेत है कि अब गुजरात बीजेपी का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से अमित शाह के हाथों में आ चुका है।
जो लोग दशकों से मोदी जी के नाम पर राजनीति कर रहे थे, अब उन्हें अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगानी होगी। यह सत्ता का एक ऐसा हस्तांतरण है जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के हो गया, लेकिन इसका शोर आने वाले समय में दिल्ली तक सुनाई देगा। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी एक बयान याद आता है। वे अक्सर अपनी सभाओं में कहते हैं ना कि भाजपा एक पार्टी नहीं बल्कि सत्ता हथियाने की एक मशीन है। उन्होंने कई बार ये कहा है, आपने भी सुना होगा। ये सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते, ये हिंदुस्तान की संस्थाओं पर कब्जा करते हैं। इनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता है, जनता की सेवा नहीं। क्या गुजरात में जो हो रहा वो इसी का एक उदाहरण है? क्या यह एक व्यक्ति की असीम शक्ति और दूसरे की बढ़ती महत्वाकांक्षा के बीच का संघर्ष है, जिसमें विचारधारा और कार्यकर्ता सिर्फ मोहरे बनाकर रह गए हों? जब एक पार्टी के भीतर ही एक गुट दूसरे गुट को इस तरह से खत्म कर देता है तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या पार्टी की प्राथमिकता वाकई में राज्य का विकास है या फिर आंतरिक शक्ति प्रदर्शन। अब देखिए कि इसका असर क्या होगा। खबर सिर्फ अध्यक्ष बदलने की नहीं है। सूत्रों की माने तो गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी राजनीति सर्जरी होने वाली है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर लगभग पूरी कैबिनेट ही बदली जा सकती है। और इस बार लिस्ट कौन बनाएगा? पहले ये लिस्ट मोदी जी और उनके वफादार बनाते थे, जिसमें अमित शाह को महज सुझाव देने का अधिकार होता था। लेकिन अब यह लिस्ट अमित शाह और उनके लोग बनाएंगे और शायद मोदी जी को उस पर सिर्फ सहमति की मुहर लगानी होगी। यह एक चक्र का पूरा होना है। अमित शाह, जिन्होंने सालों तक नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात में संगठन को अपनी मुट्ठी में रखा, जिन्होंने मोदी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, आज वही अमित शाह गुजरात पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर रहे हैं। जब उनके ही अपने घर में उनके सबसे भरोसेमंद साथी द्वारा उनकी पकड़ को इस तरह से कमजोर कर दिया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन यह नियुक्ति एक संकेत है कि उनकी अपनी जमीन पर पकड़ ढीली पड़ रही है। यह इस बात का साफ संकेत है कि 75 वर्ष की आयु का जो नियम उन्होंने दूसरों के लिए बनाया, अब वही नियम एक अदृश्य तलवार की तरह उनके सिर पर लटक रहा है। अमित शाह को लगता है कि अब उनकी बारी है और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। जिसने गुजरात जीता वही दिल्ली पर राज करेगा। ये बीजेपी का अघोषित नियम बन चुका है। अमित शाह ने अब गुजरात पर अपनी पकड़ को निर्विवाद बना लिया है। सत्ता और संगठन दोनों की चाबियां अब उनकी ही जेब में हैं। ये सिर्फ गुजरात बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, ये 2029 की तैयारी का शंखनाद है। यह अमित शाह की उस लंबी रणनीति का एक अहम पड़ाव है जहां वे धीरे धीरे लेकिन सुनिश्चित रूप से सत्ता के हर केंद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल के जरिए देश जीता था। आज अमित शाह उसी गुजरात पर कब्जा करके शायद देश पर शासन करने का सपना देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सम्राट को अपनी सेनापति की इस महत्वाकांक्षा का अंदाजा नहीं है, या फिर वे इतने निश्चिंत हैं कि उन्हें लगता है कि चेस बोर्ड पर आखिरी चाल हमेशा वही चलेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तय है कि गुजरात की इस राजनीति हलचल ने बीजेपी के भीतर शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया है और इस खेल का असर सिर्फ गुजरात पर नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।